एजाज, मैं तो समझता हूँ अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये कि बॉर्डरिंग कंट्रीज आपस में एक इतने अरसे से एक तो इंगेज ना कर पाएँ। आप भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस नैच पे हालात पहुंच जाना कि एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, वहाँ से आपके यूट्यूब चैनल्स तक बंद किए जा रहे हैं, और इसके अलावा ये कि पर्सोना नॉन ग्राटा करके आपके डिप्लोमेटिक स्टाफ को वहाँ से भेज दिया जाए, वीज़ा पॉलिसी मज़ीद सख्त कर दी जाए, इस तरह गुजारा हो सकता है लॉन्गर टर्म में? बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस हैं और दोनों मुल्कों की जो फैसला साज कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, इनका जो बिहेवियर ट्रेडिशनली रहा है ये मैच्योर बिहेवियर नहीं रहा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बिटर रियलिटी है। हिंदुस्तान में जब भी कोई अटैक होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगता है, और पाकिस्तान में जब भी कोई वाक़या होता है उसका इल्ज़ाम हम हिंदुस्तान के ऊपर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मालिक बड़े अच्छे हैं और एक दूसरे के यहाँ शरारत नहीं करते, कुछ हम भी शरारतें करते हैं और कुछ वो भी शरारतें करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमने 75 साल गुजर गए हैं तो ये शरारतें करना बंद करके अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना सीखा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और नतीजा ये पहुंच आया है कि आप देखिए कि पाकिस्तान के 2 मासूम बच्चे अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान में गए हैं, वो बच्चों के दिल का इलाज हो रहा था वहां पर। तो इस सारी जो इन्वायरमेंट में उन बच्चों का इलाज नहीं हो सका, उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान आ जाए। ये कितना पेनफुल है। यहाँ पर एक खातून है, मैं जाती तौर पे उस फैमिली को जानता हूँ, जो यहाँ पर एक पाकिस्तानी से ब्याही हुई है, शादीशुदा है, वीजा के ऊपर रह रही है, अब ऑर्डर आ गया कि आपने वापस जाना है, तो वो अपने शौहर को, तो ये दीज आर ह्यूमन ट्रेजेडीज जिनको हम मद्देनजर नहीं रख रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उधर मीडिया लैंडस्केप के ऊपर जिस किस्म की हम एक वॉर मॉन्गरिंग देख रहे हैं, दोनों तरफ से मैं बात कर लेता हूँ, बिलखसूस भारत में थोड़ी ज़्यादा इसीलिए है कि वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ का मीडिया लैंडस्केप भी सेंसेशनल हमसे भी ज़्यादा है, मैं ये समझता हूँ। जी बिल्कुल। तो इसमें भी किसी को आपको लगता है सीरियसली किसी ने कंसीडर ही नहीं किया कि अगर आपके वहाँ पर दहशतगर्दी का एक वाक़या 27-28 लोगों की कैजुअल्टी होती है, उसके रिजल्ट में आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि एक ऐसी जंग लगा दो जिससे करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए? मेरा ये ख्याल है कि दोनों मुल्कों, बिलखुसूस इंडिया में मैंने ज़्यादा देखा है कि इंडिया का जो मीडिया है फॉरेन पॉलिसी के इशू के ऊपर सेंसेशनल है, वो सेंसेशनल है। लेकिन वहाँ पर भी सेन वॉइसेस वहाँ पर बड़ी मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें, CNN न्यूज़ 18 देख लें, बड़ी रीजनेबल वॉइस वो कर देते हैं, इंफॉर्मेशन उनकी आ जाती होती है। पाकिस्तान में भी जो बड़ी रीजनेबल वॉइसेस हैं, ब्रॉडली पाकिस्तान का मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भी इस टेंशन के दौरान एक रेस लग गई है हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। सही, ठीक है। तो इस टेंशन के दौरान ना वो बहुत ज्यादा मैं महसूस करता हूं कि हमने भी वॉर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा की है। जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हुआ करता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में, वो कहते हैं ना, वो खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, तो शायद हमने भी रंग को पकड़ा है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा नहीं। ठीक है, कमर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये जो पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस डालना, और इसके बाद में अब पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि इसका एक रिस्पांस भी दिया जाएगा, जिस तरह मैंने कहा कि एयर स्पेस का ब्लॉकेट कर दिया हमने, तो ये पॉसिबल है कि चूंकि पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है तो हिंदुस्तान जो भी फैसला कर ले, पहली चीज़ तो ये है कि ये तो मैनेजेरियली पॉसिबल है इंडिया के लिए कि वो सारा जो वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो है उसको ही बंद कर दे। उनके पास तो गालिबन वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि वो ओवरनाइट ये कर सकें। बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ये उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसका मकसद इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने का, इसको यूनिलैटरली इसमें से विड्रॉ करने का मकसद ये है कि एक तो भारत चाहता है, पिछले कुछ दफा से उन्होंने लेटर वगैरह भी भेजे थे कि वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 समथिंग को साइन करना चाहते हैं, रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस आ गई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत बात है, नेगोशिएट होनी चाहिए, चीजें चेंज होती रहती हैं। एक ट्रीटी आज से कोई 65 साल पहले साइन हुई, बहुत कुछ बदल गया है, तो इंगेज होने में करना और फिर उसमें नए रास्ते तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन ये अंदाज, स्टाइल थोड़ा सा जारी बात है, कोई भी जो बैन अल-अक़वामी नॉर्म्स वैल्यूज पर बिलीव करता है। और प्लस हमने देखा कि जिस तरह
यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और पर्टिकुलरली इजराइल ने जो कुछ गजा में किया, उसके बाद इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो तो कोलैप्स कर गया। तो उनको समझ लगी कि ये कुछ भी नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान को लिटिगेशन में जाते हुए बड़ा टाइम लगेगा। सो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको फैसला कर लिया है कि देखें क्या होता है, कौन हमें बुलाएगा, कौन पूछेगा, जब पूछेंगे तो फिर बता देंगे। एंड इन बिटवीन हम जो कर सकते हैं एटलीस्ट पैनिक क्रिएट करें, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तक रहे, एटलीस्ट पाकिस्तान को इंगेज करें। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अपने रिजर्वायर्स बनाने चाहिए। जो हमारा पानी समंदर में चला जाता है, हमने आज तक नहीं सोचा कि इस पानी को रोकना चाहिए। सो हमारे पार्ट पर भी बहुत सारी कोताहियां, कमियां मौजूद हैं, जो कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया और अब हमें वो बनाने पे मजबूरी से वो बनाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन कमर साहब, आपने लिटिगेशन की बात की ना। इंटरनेशनल सिस्टम में तो हम यही देखते हैं कि सही गलत नहीं बल्कि ताकत और कमजोरी की एक बाइनरी होती है। जो ताकतवर है वो अपनी बात भी मनवा लेता है। सिक्योरिटी काउंसिल का P5 देख लें, या इराक वॉर में अमेरिका ने हमला पहले किया, बाद में पूछा यूएन से कि ये ठीक है या नहीं। तो आपको लगता है कि ऐसा इकदाम अगर होता है भारत की तरफ से, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की स्टैंडिंग क्या होगी इसके ऊपर, या अमेरिका का स्टांस अब तक मुझे तो क्लैरिटी दिखाई नहीं दी उसमें कि क्या है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें इंटरनेशनल सिस्टम कोई या अदारे या आईसीजे या कुछ इस तरह के जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वो को पाकिस्तान की मदद कर पाएंगे। ये हेल्प योरसेल्फ है और इंटरनेशनल सिस्टम है ही इस चीज पे बिलीव करता है कि आपको अपनी खुद ही हेल्प करनी है। सो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वो ऑप्शंस हैं लॉफेयर एक ऑप्शन है, अगर आपने इसको इससे एस्केलेट करना है वो एक दूसरा ऑप्शन है, आपने अपना रिजर्वायर्स बनाने हैं वो अलग बात है, आपने अगर आपके उनके मुकाबले में वो वहां पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, क्या करना है, मतलब आपको सारे चांसेस खुद सोचने पड़ेंगे। सो जरूरी नहीं है आप ये 65-71 या वो कारगिल वो उस तरह की जंगें जरूरी नहीं है। अब बातें हो रही हैं साइबर वॉरफेयर की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, अब तो नेचर ऑफ वॉर ही बेसिकली दुनिया में चेंज हो गई है। सो जाहिर बात है ग्लोबली पाकिस्तान को किसी किस्म की सपोर्ट की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है एजाज, चूंकि एक तारीखी बात भी होती है इस पे, वाजपेयी साहब का विजिट सबको याद आता है, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होती है, कहा जाता है कि वीज़ा पॉलिसी अब जो है वो उसको आसान कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कोट एंड कोट कि कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर जाके मैंने मोहर लगा दी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को मेरी मोहर की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है। वहाँ से यहाँ तक हालात का पहुँचना, आपको लगता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी गुजर चुकी है कि फ्रेंडली ताल्लुकात हों, या अब भी कुछ ना कुछ होप हो सकती है? मेरे ख्याल में आई विल स्टिल थिंक कि जो ऑप्टिमिज्म है उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपने जिस वाक़े की बात की वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है, और इस वाक़े की बुनियाद भी 1996 में रखी गई थी। अच्छा। 1996 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद ने और सलमान हैदर हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने मिल के तकरीबन 22 के करीब एक पॉइंट्स बनाए थे। और नवाज शरीफ साहब थ्रू आउट पाकिस्तान इंडिया जो पीस है उसके हवाले से बड़ा यकीन रखते थे। उन्होंने जब 1997 में जब 2/3 मेजॉरिटी मिली तो वो आगे लेकर गए। तो बहुत अहम वाकया है, क्विकली एक लाइन में 3-4 वाकयात देखिए। वाजपेयी लाहौर में आए, उसके बाद कारगिल हो गया, बिल्कुल। मनमोहन के साथ जनरल मुशर्रफ के मामला तय हो चुके थे। मनमोहन साहब ने अप्रैल 2007 को पाकिस्तान में आना था, तो आपको पता है कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई और बाद में मुंबई अटैक हो गए, ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब के घर पे मोदी साहब आए और पठानकोट हो गया। तो ये जिसने भी किए हैं इसका नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है और हिंदुस्तान को भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि जब भी लीडरशिप के लेवल पे रियलाइजेशन आएगी कि हमने ये ठीक करना है तो ये ठीक हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहले कुछ ना कुछ एफर्ट और आमादगी वहां दिखाई देती थी। अब तो क्रिकेट टीम अगर नहीं आ रही, हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में पार्ट लेती है, वहां जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते। आपको लगता है उन्होंने भी अब एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बना ली है नॉन एंगेजमेंट की? मेरे ख्याल में शुरू में जो मोदी आए थे तो शुरू में उनकी ये माइंडसेट नहीं था। नवाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, और बाद में भी वो नवाज शरीफ साहब के ज़रा घर में भी आए। तो बाद में सार्क मीटिंग्स हुई और भी बहुत सारी एंगेजमेंट्स हुई, तो उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया।
तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात जो आयद करता रहा है, तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीज़ों पे सीखा है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम दोनों वापस 0 पॉइंट पे चले जाए, सीख के लर्न करके फिर अनलर्न कर देते हैं। तो ये अनलर्निंग जो है ना, ये दिस हैज बिकम अ चैलेंज और ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि होप फिर भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब, कमर चीमा साहब मौजूद। एक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।